हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो अब फिजिक्स स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर नया शुरू करना है यहाँ से। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से ये चैप्टर में आप अच्छी तरीके से ध्यान दोगे। रेडी? कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो निकल गए हैं, वो मैं आपको बाद में एक लेक्चर में समझाऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स में टॉपिक निकल गए। उस टॉपिक को हम नहीं लेंगे यहाँ पर। ओके, चलो चैप्टर नंबर है हमारा 4 for standard 12th physics. Ready? कंप्लीट। चलो चैप्टर का नाम, पहले तो नाम समझ ले। चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इट इज अवर चैप्टर। अब तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो यहाँ पर जो बात करेंगे हम मैग्नेटिज्म के बारे में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वैसे कुछ यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट किया जाता था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को अब बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? बी। अब आपको बी ही याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से। यहाँ से 4, 5, 6 जो भी चैप्टर्स है मैग्नेटिक फील्ड के, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट रीजन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वैसे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? तो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए इसको साइन में रिप्रेजेंट किया है। आई बात समझ में? कैसी क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। रेडी? चलो अब समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे पता चलेगा। कोई जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो भी डिस्कशन कर रहे थे। जब हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ डिस्कशन की थी। रेडी? तो उसी डिस्कशन पे थोड़ा सा डीपली जाएंगे यहाँ पर हम लोग। तो समझ लो कि यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है, यानी कि यहाँ पर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन इस तरफ से, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर कोई नीडल रखी गई है। रेडी? मैग्नेटिक कंपास रखा गया हुआ है। यहाँ क्या है? मैग्नेटिक कंपास। अगर करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक कंपास में यहाँ पर जो नीडल दी गई हुई है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, that reason we said here some force are present. That type is force is called to magnetic force. रेडी स्टूडेंट? मैग्नेटिक कंपास से पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक कोई फील्ड है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। उसमें कुछ डिफ्लेक्स होगा। अगर डिफ्लेक्स नहीं हुआ तो समझ लो कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कंपास, आपको मालूम है कंपास का वर्क कैसे होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है वो पता चल जाएगा। समझ लो कि करंट ऐसे था तो मैग्नेटिक नीडल इस तरह से बिहेव करता है। अब समझ लो कि करंट की डायरेक्शन ऐसे है। समझ लो कि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तब यहाँ पर जो मैग्नेटिक कंपास रखा गया था उसके अंदर जो भी ये मैग्नेटिक नीडल है, ये जो मेटल जो वाली डिटेल है वो डिफ्लेक्ट नीचे की तरफ हो रही है। तो क्यों नीचे की तरफ हो रही? बिकॉज मैंने यहाँ पर डायरेक्शन करंट की चेंज कर दी, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन चेंज होगी तब मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्ट आएगा वो भी चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये करंट वैसे ही इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड is also proportional with the I. Understood what I said? मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे प्रोपोर्शनल है? I से। ये जो भी बोल रहा हूँ याद रखना। रेडी? मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोपोर्शनल है? I से।
करंट कैरिंग वायर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो तो आपको पता चल गया कि यहाँ कोई वायर है, उसके रीजन से उसके एरिया में एक हमने नीडल रखी थी, कंपास रखा था, कंपास में जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है यानी कि यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस the magnetic field around itself। करंट कैरिंग वायर है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, उसके आजू-बाजू, उसके नज़दीक ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो जनरेट करता है, पर वो अपने आप के बाजू में ही करता है, किसी और के तरफ नहीं जा रहा। रेडी? तो चलो इसके बाद इसकी एक थोड़ी सी कंडीशन समझ लेते हैं कि कैसे होगा। रेडी? तो यहाँ पर एक चेक सकते हो कि मैंने यहाँ पर कोई वायर है, यहाँ पर इसमें से करंट कोई फ्लो हो रहा था, उसको करंट को मैंने आई बोल दिया। रेडी? तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो हो रहा था और करंट के यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया हुआ है। देखो समझ लो कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया हुआ है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर समझ लो कि ये चार्ज रेस्ट पर है। कैसा है? रेस्ट पर। ये चार्ज रेस्ट पर, यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया हुआ था, ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया हुआ था, वो चार्ज किस पर है? रेस्ट पर है। तो जो अगर चार्ज यहाँ पर रेस्ट पर है तो नो फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई भी फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर नो फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर करंट कैरिंग वायर था और यहाँ पर मैंने कोई चार्ज रखा गया हुआ था, बट ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर नो एनी इफेक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दैट रीजन वी सेड इट नो फोर्स ऑन इट। तो चार्ज यहाँ पर कैसे था? रेस्ट पर। बट इन द सेकेंड केस इफ हियर करंट कैरिंग वायर आर प्रेजेंट ऑफ हियर एंड करंट पास आउट एट द सेम कंडीशन फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल रहेगा, करंट कैरिंग वायर और करंट की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, देख लेना। यहाँ पर समझ लो कि करंट की डायरेक्शन सेम है और यहाँ पर करंट कैरिंग वायर भी सेम ही था, पर यहाँ पर जो चार्ज है वो पहले वहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल मैंने वहाँ लिया था, वहाँ पर चार्ज था वो रेस्ट पर था, पर यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या कर रहा है? इन द मोशन में। क्या है? चार्ज मोशन में, यानी कि ये इसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी मोशन में, यानी कि कुछ वेलोसिटी कंपलसरी रहेगी। जब चार्ज यहाँ पर मोशन में था, तब चार्ज मोशन में था तो यहाँ पर जाना चाहिए ना, अगर इस तरफ, तो चार्ज वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस तरफ आ रहा है, वहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? डिफ्लेक्ट। और यहाँ पर कोई चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर रेस्ट पर था। तो चार्ज किसके कारण डिफ्लेक्ट हुआ? बिकॉज ऑफ सम वेलोसिटी आर प्रेजेंट फॉर हियर। चार्ज डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू द सम फोर्स। चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ सम फोर्स आर प्रेजेंट ऑफ हियर एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स इट्स कॉल्ड टू मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू सम फोर्स, कोई फोर्स के रीजन से यहाँ पर चार्ज क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट रीजन वी सेड इट हियर सम फोर्स आर प्रेजेंट, सो दैट टाइप ऑफ सम फोर्स इज कॉल्ड टू मैग्नेटिक फोर्स। अंडरस्टूड व्हाट आई से? चलो अब ये समझ में आ गया। पर रेस्ट पर होता है तब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाता है। कोई चार्ज अगर रेस्ट पर है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है। जब चार्ज मोशन में हो तभी उस पर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करती है। पर ये टोटली ऑपोजिट था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? अगर नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आ गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? कोई भी चार्ज रखो यहाँ पर, वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, पर इस पर तो फोर्स लगेगा ही। था ना, ऐसी फॉर्मूला थी, याद है? F इज इक्वल टू क्यू। अगर नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके चलो, यहाँ पर ये बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ चार्ज मोशन में होगा तभी उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेगी। ऑन दैट इज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? चलो, अब करंट कैरिंग वायर है वो किसके तरह काम करेगा? तो यहाँ पर लिख रहा हूँ करंट कैरिंग वायर इज एक्ट लाइक मैग्नेट। यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है वो किसके तरह काम करेगा? करंट कैरिंग वायर इज एक्ट लाइक अ मैग्नेट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि करंट कैरिंग वायर है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता था, क्या आता था? याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ आता था। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्यू अपन एप्सिलॉन 0 आता था ना? याद आई? नहीं आई तो इट इज योर प्रॉब्लम। तो ऐसे ही इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर। इसका यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर। इसका सेकंड यूनिट है टेस्ला। उसका थर्ड यूनिट है वेबर मीटर स्क्वायर। तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड के 3 यूनिट्स हैं, न्यूटन अपॉन एम्पियर, टेस्ला और वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। रेडी? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता था वैसे ही यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या था? E/E ऐसे था ना? तो वैसे ही यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो आएगा B/A। B यानी फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स यानी कि यहाँ पर न्यूटन का फोर्स आएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर। आई बात समझ में? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर, सेकंड टेस्ला और वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसके लिए वेबर मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा था वो आपको देखनी है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक में यह दिया गया हुआ है। तो हमें क्या ढूंढनी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बाद में यहाँ पर बायोसेवर लॉ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें। टेक्स्ट बुक में पीछे दिया गया हुआ है पर हमें पहले उसे समझना है, यानी कि चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले ही आपको तो ये समझ में सारा आना जरूरी है, बाद में ही कुछ और टॉपिक समझ में आएंगे। ओके, चलो, इसका यूनिट याद रहना चाहिए। बाद में ऐसा यूनिट समझाऊंगा आप भी, न्यूटन अपॉन एम्पियर, बरोबर। तो ये सभी उसके रीजन्स है। अब इसकी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चलो स्टूडेंट, क्या करना है? डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि क्या? तो ये जो भी डिस्कशन हो डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किस पर? यहाँ पर बायो शावर लॉ पर डिपेंड करेगा। पर यहाँ पर टी क्यों लिखा है? वो टी साइलेंट है इसलिए। रेडी? चलो, अब मैं आपको बता देता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ पर मैंने बी रिप्रेजेंट किया। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा नहीं पर बी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ओके, चलो, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। समझ लो कि यहाँ कोई वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन यहाँ पर है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्ब्स लॉ आता था, तो उसी रीजन से यहाँ पर भी है। कूलम्ब्स लॉ किस पर इफेक्ट करता था? ऑन द पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर करंट हो रहा है आई, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, और यहाँ पर कोई जो पॉइंट है पी, पर उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर है वो ढूंढनी है। तो इससे यहाँ पर क्या डिस्टेंस है? आर, और यहाँ पर करंट और इस पॉइंट के बीच में जो भी एंगल हो रहा है वो एंगल है थीटा, यानी स्मॉल एंगल, यानी डी थीटा कह सकता हूँ उसे। चलो, इसे डी थीटा कह दिया मैंने। और यहाँ पर जो भी बात हो गई वो पूरे वायर पर बात नहीं होगी। यहाँ पर जो भी वायर की बात होगी वो बात होगी स्मॉल, यानी कि इतनी लेंथ के लिए। आई बात समझ में? स्मॉल लेंथ के लिए, यानी स्मॉल लेंथ को मैंने एल बोल दिया। इस पॉइंट पर
यहाँ पर सभी पॉइंट अगर कंबाइन कर दोगे तो आपको टोटल वायर की मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर जो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग वो पॉइंट यानी कि स्मॉल लेंथ के लिए ही बात करेंगे। यानी यहाँ पर देख लेना, करंट की डायरेक्शन जो भी होगी वही डायरेक्शन उसकी लेंथ की भी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी डायरेक्शन यहाँ पर करंट की होगी वही डायरेक्शन यहाँ पर लेंथ की होगी। आई बात समझ में? चलो, अब यहाँ पर जो भी डिस्कशन करेंगे उससे पहले ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला पर डिपेंड सभी पर होगा। ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना। यानी कि यहाँ पर होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू DL, DL यानी स्मॉल लेंथ ऑफ वायर and dB। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू DL लेंथ ऑफ वायर ऑफ dB यानी मैग्नेटिक फील्ड। यानी फिर यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, दिख लेना। ये dB वेक्टर फॉर्म में इसलिए μ0/4 ये कांस्टेंट है। ये सभी के बारे में भी डिस्कशन अभी समझाऊंगा, पर ये पहले फॉर्मूला लिखाता हूँ। ये I DL क्रॉस R/R3। ये जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मैंने एक वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम स्केलर पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा। अगर आपको ये स्केलर फॉर्म में लिखना है तो अब यहाँ हमें वी नीड ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड μ/4πε0 किस में आता था? इन द चैप्टर नंबर 1 के कांस्टेंट था। यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है। I अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्रॉस है, यानी कि ये आएगा DL R साइन थीटा। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। R³ नहीं मालूम है, चलो यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगर वेक्टर DL मल्टीप्लाई कोस R अगर क्रॉस हुआ तो साइन थीटा आता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। DL R साइन थीटा। रेडी? कंप्लीट? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो, इसको मैं स्केलर में किस तरह से लिख सकता हूँ? μ0/4π I, यहाँ पर R³ और यहाँ पर R यानी कि कट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर R² बचेगा ओनली फॉर DL साइन थीटा अपॉन R²। आई बात समझ में? अच्छी से कर। ये हो गया हमारा स्केलर फॉर्म। रेडी? स्केलर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म था, ये स्केलर फॉर्म है। ये बात समझ में? चलो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर μ/4π क्या है? μ/4π यानी 10⁻⁻⁷ इस तरीके की इसकी वैल्यू रहेगी। ये सब बहुत छोटी है, आप देख सकते हो 10⁻⁷ यानी कि ये बहुत छोटी है। इस तरीके से भी लिख सकता था टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर ये भी लिखा गया हुआ है कि DB प्रोपोर्शनल I यानी करंट पर डिपेंड करेगा। मैंने अभी आपको पहले ही समझाया था, ये बोला था। DB प्रोपोर्शनल साइन थीटा यानी ये ऑल्सो डिपेंड ऑन साइन थीटा, ये टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है। इस तरीके से कहा गया तो भी इस फॉर्मूला को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। DB प्रोपोर्शनल I करंट पर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, करंट पर साइन थीटा पर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब DB प्रोपोर्शनल 1/R²। क्यों? क्योंकि जब जितनी लेंथ कम करोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है DB प्रोपोर्शनल DL यानी लेंथ ऑफ वायर। इस टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट दिए गए हुए हैं, तो ये प्रोपोर्शनल ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला समझोगे तब ये इजीली समझ में आ जाएगा। रेडी? तो μ0 क्या है? जैसे ही परमीबिलिटी आती थी हमारे लिए, वैसे ही है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम और एयर के बारे में। अगर वैक्यूम और एयर के बारे में होता तो μR = क्या आ जाता? μ/μ0। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। परमीएबिलिटी के बारे में डिस्कशन फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं हम लोग, इसलिए μ0 यानी यहाँ पर मैं आपको ये समझ आ रहा हूँ।
रेडी। डी आर साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि वेक्टर में से स्केलर में जाना था। रेडी। अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, जो मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, पर किसके रीज़न से, ये पॉइंट वायर के हिसाब से, पूरे वायर के हिसाब से निकालना है, वो बाद में समझाऊंगा, पर ये पॉइंट साइज के रीज़न से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। रेडी, आई बात समझ में। यहाँ पर पॉइंट वायर ले जाना है तभी पर, ये पूरे वायर के हिसाब से यहाँ पर नहीं, पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं निकाल सकते, कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो नहीं निकाल सकते, पर ये स्मॉल पॉइंट के लिए यहाँ पर निकाल सकते हो। रेडी, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको वो देख लो। तो हमारी फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, हमारी फॉर्मूला कौन सी थी, तो हमारी फॉर्मूला ये थी dB अपॉन म्यू 0/4 पाई आई dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब थी ना ऐसे फॉर्मूला। तो उसी पर चलो म्यू 0 का मेज है, क्या करना है हमें, ऐसा यूनिट निकालना है। अगर म्यू 0 को ऐसा यूनिट निकालना है तो यहाँ पर क्या आएगा, म्यू 0 को ऐसा यूनिट क्या बनता है वो देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो यानी इसका ऐसा यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर, सभी में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। म्यू 0 ऐसे ही 4 पाई का तो कुछ होता नहीं, आई करंट का एम्पियर, डी एल का लेंथ, साइन थीटा का कुछ होता नहीं, और आर क्यूब है, आर क्यूब है, डी एल का आर स्क्वायर आएगा, आर क्यूब कट हो जाएगा, तो अपॉन में आर स्क्वायर यानी आर यानी लेंथ, लेंथ यानी मीटर स्क्वायर। रेडी, चलो अब क्या होगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर है, तो अब एम्पियर ये है, यहाँ पर देख लेना म्यू 0 को क्या हो जाएगा, एम्पियर है, यहाँ पर न्यूटन है, यहाँ पर ये एम्पियर है, यहाँ पर ये एम्पियर है, ये कट हो जाएगा, ये एम्पियर और ये करंट का ये एम्पियर दोनों कट हो जाएंगे, यानी म्यू 0 का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, आई क्या बात समझ में, ये देख लेना अच्छी तरीके से। ये म्यू 0 का ऐसा यूनिट मैंने यहाँ पर समझा लिया, पर ये किस पर अप्लाई होगा, जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में जब आपको समझाएंगा वो एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंटल करंट। एलिमेंटल करंट यानी स्मॉल, एलिमेंटल करंट यानी स्मॉल करंट में ही ये अप्लाई होगा। रेडी, चलो अब देखते हैं हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया था, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ओनली ऑफ डी एल क्रॉस आर पर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पर इस पर हम इसी से हम डायरेक्शन पता चलेगी। रेडी, तो हमारे अंदर क्या था, मैंने यहाँ पर बोला था, यह वायर था पूरा, ये वायर, और इसके अंदर करंट जा रहा था आई। यहाँ किसी पॉइंट पर क्या होगा, तो समझ लो कि यहाँ पर कोई डिस्टेंस आर था, यहाँ स्मॉल यानी डी थीटा, और यहाँ पर जो लेंथ थी वो थी डी एल। और मैंने आपको बताया था कि लेंथ किस तरफ है उस तरफ, यानी करंट की जो भी डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, लेंथ की डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर स्क्रू लॉ के हिसाब से, स्क्रू लॉ के हिसाब से जी जाओगे तब भी आपको मिल जाएगा, और और शॉर्टकट भी समझाऊंगा, पर पहले स्क्रू लॉ समझा देता हूँ। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो भी होगी वही डायरेक्शन लेंथ की होगी, यानी इस डायरेक्शन में आ जाएगा लेंथ। रेडी, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर की डायरेक्शन इस तरफ है, थोड़ी सी इस तरफ है, बाई मिस्टेक यहाँ पर हो गई, यहाँ पर आर है इस तरह से। रेडी, तो यहाँ पर स्क्रू, अगर मैं यहाँ पर कोई स्क्रू है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, समझ लो कि यहाँ स्क्रू है, तो क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो क्या जाएगा, अंदर जाएगा ना। आई बात समझ में स्क्रू है तो आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे स्क्रू को तो वो अंदर जाएगा, तो उसी के डायरेक्शन के इस पर, दैट रीजन वी सेड हियर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हियर इज इनवर्ड्स। क्या होगी, इनवर्ड होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई, सब समझ में।
स्क्रू लॉ के हिसाब से जाओगे तो डी से एल तक जाएगा ना, तो स्क्रू ऐसे घूमेगा। अगर ऐसे 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 घूमता जाएगा तो स्क्रू अंदर तरफ जा जाएगा। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? डी से एल तक जाओगे तो स्क्रू ऐसे डी से एल तक ऐसे 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 घुमाओगे डी से एल की डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तब मैग्नेटिक फील्ड जो भी स्क्रू अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, अगर स्क्रू बाहर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई? सेकेंड, शॉर्टकट मेथड आपको समझना है मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर सकते हो। वो मैंने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, आज फिर से पढ़ा रहा हूँ। राइट हैंड, या तो राइट हैंड तो आपको मालूम ही होगा, राइट हैंड किससे कहा जाएगा? राइट हैंड यानी करंट की जो भी डायरेक्शन है वहाँ आपको क्या रखना है? थंब रखना है अपना। समझो कि करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैंने यहाँ पर थंब लगा। जैसे ही करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो यहाँ पर ये पॉइंट के लिए आपको निकालना है ना, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड यूज़ करना है। और देखो आपकी उंगलियाँ किस तरफ घूम रही है? अंदर की तरफ। क्या रही है? अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? अंदर की तरफ। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? फिंगर जिस तरफ कर्ल होगी उसी तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। यहाँ आप राइट हैंड थंब रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रू लॉ भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपको क्या मिल जाएगी? देखो, अगर यहाँ पर है, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर पॉइंट होता, अगर यहाँ पर पॉइंट होता तब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कैसे ऊपर है, उसकी डायरेक्शन दोनों तरीके से समझाता हूँ कैसे फील्ड लाइन आएगी। इसकी डायरेक्शन ऊपर, आर की डायरेक्शन इधर, तो ऐसे स्क्रू को कैसे घुमाना पड़ेगा? ऐसे उल्टा घुमाना पड़ेगा। उल्टा घुमाओगे तो स्क्रू कैसे आएगा? बाहर आएगा। एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना पड़ेगा। तो स्क्रू कैसे आएगा? स्क्रू जैसे ही बाहर आएगा, यानी कि ये होगी आउटवर्ड्स। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स। अगर इनवर्ड्स होती है तो क्रॉस आता है। इनवर्ड्स होती है तो क्रॉस आता है। याद रखना, इन द फिजिक्स में कहीं पर भी इनवर्ड्स आएगा तो क्रॉस और आउटवर्ड्स आएगा तो डॉट्स। इनवर्ड्स आएगा तो क्रॉस, आउटवर्ड्स आएगा तो क्रॉस डॉट। किसी भी फिजिक्स में, किसी भी रूल्स में आउटवर्ड्स जाओगे तो डॉट, इनवर्ड्स जाओगे तो क्रॉस। रेडी? आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कुछ क्वेरी नहीं ना? तो समझ लेना। सेकेंड, आप जो थंब रूल ऐसे मैंने स्क्रू लॉ से समझाया, इसकी डायरेक्शन अगर आप राइट हैंड थंब रूल से जाओगे तो कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मेरी उंगलियां कैसे घूम रही है कि उंगलियां कैसे रखनी है? वैसे उस तरफ, तो यहाँ पर देखो इस तरफ, तो मेरी उंगलियां के यहाँ बाहर आ रही है ना। देखो ये यहाँ पर ऊपर है तो मेरी उंगलियां ऐसे बाहर आएगी ना, बाहर, यानी कि आउटवर्ड्स। आई बात समझ में? ये मैंने राइट हैंड थंब रूल से समझाया और फिर भी ऐसे भी समझाया। आपको जिस तरीके से समझ में आया उस तरीके से समझना, पर हमें क्या यूज़ करना है? डायरेक्शन करंट की इस तरह से फाइन हो सकती है। रेडी? चलो आज मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, फिर भी आपको जिस तरफ फिंगर कर्ल होती है उसी तरफ आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स तो आपको पता कर सकते हो। रेडी? चलो आज मैं यहाँ तक रख रहा हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको चैप्टर 4 की यहाँ पर दे दी है। बायो सावर्ट्स का ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने समझाई आपको। जो भी डिस्कशन होगी वो लंबी होगी, नेक्स्ट लेक्चर पूरा बड़ा आएगा, उसमें सारे बायो सावर्ट्स लॉ पूरा करवा दूंगा, 1-2 एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पर ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई हुई आज पूरा आपको देखना है लेक्चर, और फिर भी नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके, चलो।